Good evening, ma'am. Good evening. रुद्राक्ष कौन है भैया? फर्स्ट डे दिख रहा है क्लास में. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. रुद्राक्ष फर्स्ट क्लास है क्या? मैम शिवम और रुद्राक्ष नहीं है, वो आईडी से ज्वाइन अरे नहीं होता यार है. शिवम यार, तुम्हारी आईडी से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ. ठीक है, तो आज अपना चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग. कौन सा? सॉलिड्स. ठीक है, आज सॉलिड्स करेंगे, कल थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर करेंगे. मैम स्क्रीन तो दिखी नहीं. हाँ हाँ, तो अभी शुरू नहीं किया ना, अभी करने जा रहे थे. ये लो. देखो यहाँ से एकदम बेसिक क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे भी तो इस चैप्टर से. ठीक है, जहां तक है या तो थ्योरी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन में, या फिर न्यूमेरिकल या ग्राफ टाइप. ठीक है, न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा यहाँ से. ठीक है, इलास्टिसिटी, आज इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो इस तरीके से हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते जाएंगे. रबड़. अच्छा, इलास्टिसिटी, चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी देखो क्या होती है, सबको पता है क्या होती है, बता दो जरा क्या होती है इलास्टिसिटी. जैसे रबड़ है ना, हम हेयर बैंड यूज करते हैं. मैम वो अपनी पोजीशन से रिप्लेस होके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है. तो देखो इलास्टिसिटी क्या है, एक बॉडी की, किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो अपनी पोजीशन पर वापस आने की हिम्मत रखता है, कि वो अपनी शेप को दोबारा रीगेन कर सके, वही इलास्टिसिटी है. ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है, देखो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ेंगे, कौन कौन से स्ट्रेस स्ट्रेन होते हैं तीनों, ये पढ़ेंगे. उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, थोड़ा सा प्रॉब्लम, बस यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद ये जो है पॉइजन रेशियो, ये डिलीट हो, ये तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है. फिर इन तीनों जो भी तुमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े हैं, इन तीनों का एक आता है रिलेशन. ठीक है, तो बस यही टॉपिक है. देखो इलास्टिसिटी क्या है, क्या फिनोमिना है कि जिससे बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर सके, यही इलास्टिसिटी है. तो इलास्टिसिटी में देखो होता क्या है कि अगर मैं तुम्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात बताऊं, कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक मॉली, तुम्हारे पास ये कोई भी एक रॉड है. ठीक है, इस रॉड में छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे. ठीक है, अगर इसको तुम F4 से पकड़ के खींचोगे तो होगा क्या, ये पार्टिकल्स किसकी तरह बिहेव करते हैं बच्चों, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे कि आपस में किससे बंधे हुए हैं, इनके बीच में जो फोर्स है, इंटर एटॉमिक फोर्स, वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्प्रिंग से. कि इनके आपस में जो लगने वाली जो फोर्स है वो स्प्रिंग की तरह है. देखो होगा क्या, चलो वो उस मतलब इनका मैं रिलेशन बताती हूँ कि होगा क्या, ये ऐसा बिहेव करते हैं जैसे स्प्रिंग हो. ठीक है, जब आप किसी भी बॉडी को ऐसे पकड़ के ऐसे फोर्स से खींचते हो तो इसमें स्प्रिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा. मान लो ये दो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, स्प्रिंग मॉडल से. मान लो तुमने यहाँ से F फोर्स पकड़ के खींचा तो ये क्या करेगी, स्प्रिंग वापस अपनी शेप में आने की कोशिश करेगी ना, अपना फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, है ना. तो इसी की वजह से क्या होता है कि बॉडी क्या करती है, अपनी शेप को रीगेन कर लेती है. क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स कैसा फोर्स लगाते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं. तो जिसकी वजह से हम लोग जो भी इलास्टिक बॉडीज होती हैं, दे कैन रीगेन देयर शेप. देखो जैसे रबड़ हो गया, अब कौन ज्यादा इलास्टिक है, स्टील या रबड़? देखो रबड़ क्या होगा, हाँ स्टील इज मोर इलास्टिक. स्टील क्यों इलास्टिक है, क्योंकि रबड़ क्या होता है भाई, रबड़ तो एक पॉइंट तक
फ्लेक्सिव जो उसकी टेंडेंसी टू गेन रिगेन द हाँ शेप, है ना? हाँ, जो रबड़ है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही, रबड़ को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके बाद वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देता है। बट स्टील क्या होगा, स्टील अपनी इलास्टिसिटी को बहुत देर में जाके लूज करता है ना। तो इसकी वजह से स्टील क्या है हमारा ज्यादा इलास्टिक है एज कम्पेयर टू रबड़। इलास्टिक बॉडीज क्या है देखो, जो अपनी कंप्लीटली शेप को रीगेन कर ले, वो इलास्टिक बॉडीज हो गई। और प्लास्टिक बॉडीज कौन सी हैं, जो अपनी शेप को रीगेन ना कर पाए, Regain ना जैसे कर क्ले। पाए। क्ले, हम क्ले से बचपन में तुम सबने खेला होगा भाई, क्ले से सब लोग खेलते हैं अभी भी। क्ले Yes, हाँ। को अगर मैं डिफॉर्म कर दूं, उसकी कोई पोजीशन बना दूं, तो वो वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ सकती। तो क्ले इज द Yes, हाँ। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक बॉडी, है ना। तो ये क्ले इसका प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल है। हमें कॉर्टी क्या है? हम्म, कॉर्टी क्या है? ये भी एक मटेरियल ही होगा ना। दिस इज ऑल्सो अ मटेरियल। कोई क्वार्टी करके कोई मटेरियल, क्वार्टी तो नहीं होगा, ये क्वार्ट्ज होगा, ये गलत है यहाँ पे, ये क्वार्ट्ज होगा, राइट, क्वार्ट्ज मेटल है। ओके मैम। फिर देखो मैम स्ट्रेस, प्लास्टिक बॉडी में रबड़ कैसे हुआ? देखो रबड़ ये है कि रबड़ ना अपनी बहुत जल्दी लूज कर देता है। अगर कभी भी देखना, थोड़ा सा भी उसको करोगे ना, स्ट्रेच करोगे, तो वो अपनी शेप पूरी तरीके से कभी भी गेन नहीं कर पाता है। थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन उसमें हमेशा मिलेगा, तो इस वजह से इसको प्लास्टिक बॉडीज में रखा गया है रबड़ को। ओके। अब देखो स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस तुमने अभी तक पढ़ा है कि हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, फोर्स पर यूनिट फोर्स एरिया, अपॉन एरिया। है ना। अभी तक हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला यही पढ़ा है, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो ये फोर्स होती क्या है, अब ये यहीं से समझ में आएगी। देखो इस मॉडल से समझो ये फोर्स क्या होती है। मान लो तुम्हारे पास ये मेटल है, ठीक है, ये मटेरियल है, तुमने यहाँ पर इसको F4 से पकड़ के खींचा, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से स्प्रिंग फोर्स से बंधे हुए हैं, ये स्प्रिंग फोर्स से बंधे हुए हैं, तो यहाँ पर ये वापस एक फोर्स लगाएगा F, विच इज रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। अब यहाँ से देखो, अब होगा क्या, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। अब इसको ये यहाँ से खींचेगा, तो इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ, सॉरी, एक स्प्रिंग फोर्स यहाँ से लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स जिसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगा क्या, जो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये किसके बराबर होता है, रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर रहता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट तक। रीस्टोरिंग फोर्स हमारा F एक्सटर्नल के बराबर रहेगा। इसी रीस्टोरिंग फोर्स को क्या बोला गया है, स्ट्रेस। कि बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुआ है, स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है। तो दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेस का एक्चुअल मीनिंग है, ये स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया है बॉडी में। अब देखो स्ट्रेस 3 तरीके के होते हैं। स्ट्रेस समझ में आ गया कि ये कोई रीस्टोरिंग फोर्स है, जब भी किसी भी बॉडी पर किसी भी तरीके का फोर्स लगेगा, वो अंदर उसमें रीस्टोरिंग फोर्स होगा जो कि एक स्ट्रेस का काम करेगा। अब देखो स्ट्रेस यहाँ पर 3 तरीके से बताए गए हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक और शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा कि मान लो मेरे पास कोई भी बॉडी है, मैंने इसको कहां से पकड़ के खींचा, अलोंग द लेंथ, यानी मैं जो फोर्स लगा रही हूँ वो कहाँ लगा रही हूँ, अलोंग द लेंथ, या क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर टू एरिया। यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या है कि आपने जो फोर्स लगाया है या तो वो अलोंग द लेंथ है या एरिया के परपेंडिकुलर है, इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। देखो देखो ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जैसे इस पेन को पकड़ के आप खींच दो बीच में से, ये आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगा रहे हो। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बच्चों 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी 2 तरीके के होंगे। कैसे, एक तो टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा, देखो आप क्या कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, क्या कर रहे हैं, देखो एक्सटेंड कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखो, जब भी ये जो फोर्स आप लगाओगे ना किसी भी चीज पर, स्ट्रेस प्रोड्यूस करोगे, तो वो दोनों तरफ लगेगा बॉडी के। ध्यान से सुनो, जब भी कोई भी बॉडी पर तुम्हें फोर्स, आपको स्ट्रेस प्रोड्यूस करना है, ठीक है, किसी भी बॉडी पर, वो आपको दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। ये दोनों तरफ होती है, दिखाते एक ही तरफ है, ये फोर्स यहाँ पर, ये फोर्स इक्वल फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट होती है। ठीक है, तभी ये रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर FR बनेगा इसका, और इसका ये FR यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इस तरीके से। तो दोनों तरफ होगा तुम्हारा
जो ये फोर्स है ना, ये देखो यहाँ पर एफ फोर्स दिख रहा है और यहाँ पर एफ फोर्स दिख रहा है। तो कभी भी स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए ये जो फोर्स होती है ना, ये दोनों तरफ से ही होती है। अज्यूम करके चलो ये दोनों तरफ ही होगी, बट क्वेश्चन में या पेपर में क्या करते हैं कि एक ही तरफ दिखाते हैं कि ये फोर्स है। तो तुम्हें अपने आप सोचना है कि ये जो एक तरफ से खींच रहा है, स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए मुझे किसी भी बॉडी को दोनों तरफ से खींचना पड़ेगा, ठीक है, तभी स्ट्रेस होगा। ऐसे ही देखो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, जब भी मैं उस बॉडी को कंप्रेस करूंगी, तो कंप्रेस करने के लिए भी मुझे दोनों डायरेक्शन में एफ फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये अप्लाई करा, अब ये बॉडी क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी बॉडी। अब ये फोर्स देखो क्या है, परपेंडिकुलर टू एरिया है, या बोल दो अलोंग द लेंथ, एक ही बात है, अलोंग द लेंथ बोल दो या परपेंडिकुलर टू एरिया। तो इस वाले स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। ये कैसा स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए अब क्या होगा भाई, तुम इसको अगर फोर्स लगा रहे हो, इसको स्ट्रेच कर रहे हो, तो मान लो बॉडी में कुछ स्ट्रेन आ गया, ठीक है। स्ट्रेन क्या होगा, यानी बॉडी की जो लेंथ है, यानी अगर तुमने अलोंग द लेंथ अगर स्ट्रेस लगाया है, तो बॉडी में कुछ स्ट्रेन आएगा। उस स्ट्रेन, देखो अब स्ट्रेन क्या होता है कि बॉडी की जो डायमेंशन है कितने अमाउंट से चेंज हुई, यानी जो ये लेंथ है ये कितनी चेंज हुई, मतलब चेंज लिखना है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, ये क्या होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होगा कि बॉडी की जो लेंथ है उसमें कितना चेंज आया है अपॉन में टोटल लेंथ। अब इस स्ट्रेस के लिए हमारे पास एक मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका नाम क्या है, क्या है भाई, ये गामा सा लिख रहा है जो, क्या है ये, यंग्स मॉड्यूलस, क्या नाम है इसका, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस। अब यंग्स मॉड्यूलस देखो, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का सॉरी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करती हूँ सिर्फ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब मैं यहाँ पर कौन सी स्ट्रेस की बात करती हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेन भी कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर तुम्हारा जो मॉड्यूलस आएगा वो आएगा यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस किसके लिए हम यूज करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल के लिए हम लोग यंग्स मॉड्यूलस यूज करेंगे। तो देखो सिग्मा, यहाँ पर जो ये सिग्मा है इसको डिनोट कर रहे हैं हम स्ट्रेस से, एप्साइल से हम लोग डिनोट कर रहे हैं स्ट्रेन को। तो देखो एप्साइल एल लिखा फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ये लिखा लेंथ अपॉन डेल एल, ये क्या आया तुम्हारा यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला, ये आया है यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला। तो एफ अपॉन ए अपॉन डेल एल अपॉन एल, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, एल ऊपर उठ के चला जाएगा, देखो ये एल ऊपर उठ के चला गया और ये यहाँ उठ के आ गया, तो ये फॉर्मूला कुछ बन जाएगा, यही हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो हर पॉइंट पर कैसा है, देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो ये देखो कि पूरी बॉडी पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा है। देखो हर पॉइंट पर इसके फोर्स आ रहा है, हर पॉइंट पर इसके फोर्स लग रहा है ना, हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ये जो फोर्स लग रहा है ये कैसे लग रहा है बताओ जरा, देखो ये फोर्स कैसा है, हर डायरेक्शन में लग रहा है ना, हर डायरेक्शन में लग रहा है। तो हर पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को क्या बोल सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम लोग प्रेशर भी बोलते हैं। देखो डेल पी से इसको भी डिनोट करते हैं, यानी जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है डेल वी, हाँ बोलो बोलो बोलो, है ना, इसमें जो फोर्स है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम अप्लाई कर रहे हैं। मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में होता क्या है, यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगी ये कैसे लगती है, थ्रू आउट द वॉल्यूम लगाओगे। अब देखो जैसे अब तुम हो, अब तुम आराम से बैठे हो, तुम पर कौन सी स्ट्रेस लग रही है, अब जैसे तुम अपने रूम में बैठे हुए हो, तुम में कौन सी स्ट्रेस लग रही है,
भाई प्रेशर हर तरीके से फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा तुम पे, है ना? जी मैम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर पॉइंट पे तुम पे फोर्स लगा रहा है। तो तुम्हारे अब जो तुम पे फोर्स लग रही है पूरे वॉल्यूम पे लग रही है, हर पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यही कैसी फोर्सेस होती हैं, ये यही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। बट ध्यान दो, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, मान लो एक तो पी तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो तो हर बॉडी पे लग रहा है, वो तो न्यूट्रल हो गया। उसके अलावा जो तुम प्रेशर या फोर्स लगाओगे हर पर्टिकुलर पॉइंट पे, उससे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। देखो जो एक्सटर्नल फोर्स से प्रोड्यूस हुआ है ना, वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लग रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है? अगर ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो हमारा स्ट्रेस क्रिएट करेगा थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल पी भी बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को। डेल पी यानी एक्स्ट्रा प्रेशर, पीएटीएम प्लस डेल पी, जो आप एक्सटर्नल यूज कर रहे हो। तो इस डेल पी को यहाँ पर हम लोग ये यूज कर सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में। अब देखो स्ट्रेस भी अगर तुमने वॉल्यूम पे दी है, तो जो चेंज आएगा स्ट्रेन में, देखो स्ट्रेन में जो चेंज आएगा वो भी कैसे आएगा, वॉल्यूम में। मतलब भाई किसी चीज को अगर तुम हर तरीके से, जैसे बॉल है, उस बॉल को अगर कंप्रेस कर रहे हैं हर पॉइंट से, तो चेंज भी किस में आएगा, पूरी वॉल्यूम में। लेंथ में या ब्रेथ में तो चेंज आएगा नहीं, तो पूरी वॉल्यूम में चेंज आया। तो इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डेल वी। ये माइनस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि स्ट्रेन हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव। देख भाई स्ट्रेन क्या है, चेंज है, बॉडी में होने वाला चेंज है। तो ये चेंज अगर मिल गया तो स्ट्रेन कैसा है, पॉजिटिव। बट ये डेल वी क्या होगा, डेल वी की वैल्यू क्या होगी बताओ, डेल वी क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। यस भाई मैम। कंप्रेस हो रही है चीज, तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव है। तो इस स्ट्रेन को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो ये इसलिए नेगेटिव साइन आता है, ठीक है? अब इस वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका नाम है बल्क मॉड्यूलस, ठीक है? वॉल्यूम के लिए जो क्वांटिटी डिफाइंड है इलास्टिसिटी की वो है बल्क मॉड्यूलस। तो यानी स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो ध्यान दो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो देखो स्ट्रेस को क्या लिख दिया, डेल पी, ठीक है? स्ट्रेस को लिख दिया डेल पी अपॉन डेल वी, ये हमारा बल्क मॉड्यूलस है। और बल्क मॉड्यूलस के 1 अपॉन कर दोगे तो ये कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी, कि कोई बॉडी कितना कंप्रेस हो सकती है, उसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, उसका बल्क मॉड्यूलस। हाँ बोलो मैम चैट बॉक्स में एक बार डाउट देख लो। पूछो, क्या पढ़ना, नंदनी क्या कह रहा है कोई? मैम वो रोहित बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन सा प्रेशर कट आउट करेगा? यस मैम कैंसिल आउट करो। नहीं नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो हर बॉडी में लग रहा है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यस मैम वही पूछ रहा था कि कौन सा प्रेशर लग रहा है। देखो एट किसी भी हर बॉडी पे अभी भी जो भी अगर सामान रखा हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तुम्हारे एटमॉस्फेयर पे, उस सब पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। उस प्रेशर की वजह से हर बॉडी पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, हर बॉडी। ओके। ये क्वेश्चन, हर बॉडी पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? तो ये अब देखो अब क्या होगा, बल्क मॉड्यूलस का अगर मैं 1 कर देती हूँ, वो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या हो जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी। यानी अगर बल्क मॉड्यूलस निकाल लोगे तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा कंप्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता। तो तुम्हारे पास देखो 3 चीजें हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान से सुन लो कहानी क्या है। देखो बल्क मॉड्यूलस देखो किसका ज्यादा है, सॉलिड्स का। तो सॉलिड को कंप्रेस करना क्या होता है भाई, टफ। बोलो यस मैम। भाई, सॉलिड को कंप्रेस करना क्या है, टफ है। इसलिए सॉलिड का बल्क मॉड्यूलस क्या है, ज्यादा। और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, 1/1 बल्क मॉड्यूलस। तो जिसका बल्क मॉड्यूलस कम है उसका कंप्रेस ज्यादा है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम हो गई। तो देखो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है। ऐसी गैस का देखो, गैस का सबसे ज्यादा क्या है, कंप्रेसिबिलिटी गैस की क्या है भाई? ज्यादा। गैस को हम लोग कर सकते हैं ना,
कंप्रेस, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, बल्क मॉडुलस कम है। यस मैम। नहीं, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस अपोजिट हैं। जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे सॉलिड का बल्क मॉडुलस ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, है ना भाई। बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर, तो क्या सॉलिड को कंप्रेस कर सकते? नहीं कर सकते। तो लेकिन गैसेस का देखो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, ग्रेटर देन। देखो यहाँ पे देखो, गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, ग्रेटर देन का साइन है, और बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा है सॉलिड का। तो इनका ये याद रखो। अब तीसरा आता है शियरिंग स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या क्या होता है बताओ? यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ना वो एरिया के अलोंग लगाएंगे। देखो शियर स्ट्रेस में क्या होता है, फोर्स जो लगाएंगे ना वो किसके अलोंग लगाएंगे? एरिया के अलोंग फोर्स लगेगा। जैसे लॉन्गिट्यूडनल में किसके अलोंग लगाया था? लेंथ के अलोंग, है ना। वॉल्यूमेट्रिक में पूरे वॉल्यूम में लगाया था। अब शियरिंग स्ट्रेस में एरिया के अलोंग फोर्स लगाएंगे। एग्जांपल बताओ कोई, एरिया के अलोंग कोई फोर्स बताओ। मैम बुक्स के, देखो अब शियरिंग स्ट्रेस में, मैम बुक्स की पेजेस पे फोर्स लगाना। हाँ ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले देखो शियरिंग स्ट्रेस में एक चीज क्या है, इसमें जो भी एक नीचे का जो भी पॉइंट होगा ना उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो हमारा फिक्स होना चाहिए। अब ऊपर फोर्स लगाएंगे, देखो अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं तो ये तो पूरी चीज चेंज हो जाएगी ना। जैसे बुक पर नीचे बॉटम से एक बार फोर्स लगाओ तो बुक खिसक जाएगी आगे, तो वो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, है ना। अगर लेकिन बुक के ऊपर पेजेस पे फोर्स लगाएंगे तो पेज आगे की तरफ खिंच जाएंगे, तब शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए शेयरिंग स्ट्रेस में क्या नेसेसरी होता है, जो नीचे वाला जो भी तुम्हारा सरफेस है ये स्टिक होना चाहिए, तभी हम लोग चेंज देख पाएंगे शेयरिंग स्ट्रेस का। तो फोर्स के अलोंग फोर्स, सॉरी एरिया के अलोंग फोर्स लगाओगे तो शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। अब शेयरिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट कैसे करें भाई, इसका स्ट्रेस कैसे निकालें? देखो यहां से देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट था, तुमने यहां पर इस पे फोर्स लगाया तो उस तरीके से डेल एल का उसमें क्या आ गया, डेल एल लेंथ से उसमें चेंज आया। ठीक है, ये इसकी लेंथ है भाई। जब बुक पे ऊपर फोर्स लगाते हो तो एक लेंथ तो उसकी सेम ही रहती है ना, वो तो चेंज नहीं होती। एक ऊपर वाली लेंथ में चेंज आएगा, है ना। जैसे शू बॉक्स हो गया, शू बॉक्स आता है, ऊपर से फोर्स लगा दो, जो नीचे वाली जो लेंथ है वो तो एज इट इज रहेगी, ऊपर की लेंथ आगे निकल के चली भाग जाती है ना, ऊपर की लेंथ भाग जाती है आगे की तरफ, तो वो डेल एल आएगा चेंज में। देखो ये वाली तो लेंथ एल ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये डेल एल में हमारा चेंज आ गया। तो मेरा जो स्ट्रेन होगा वो क्या कहेगा भाई, डेल एल अपॉन एल, इतना चेंज प्रोड्यूस किया इसने। ठीक है, डेल एल बाय एल। अब शियरिंग स्ट्रेस क्या, शियरिंग स्ट्रेस किसके बराबर होगा, ये फोर्स कैसा है, देखो शियरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स। तो फोर्स कैसे लग रहा है, एरिया के पैरेलल, तो इसलिए एफ पैरेलल, एरिया के पैरेलल फोर्स लगाया हुआ है। पर स्ट्रेस का फॉर्मूला ही होता है पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब चेंज लिखोगे तो एल अपॉन डेल एल। अब एक बात बताओ, ये एल है और ये डेल एल है, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, ठीक है, तो मैं डेल एल बाय एल को और क्या लिख सकती हूँ, शियरिंग स्ट्रेन को। देखो शियरिंग स्ट्रेन यानी शियर की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं, शियरिंग स्ट्रेन। और स्ट्रेन प्रोड्यूस किस में हुआ है, लेंथ में। देखो लॉन्गिट्यूडनल में भी जो चेंज प्रोड्यूस हुआ है वो लेंथ में हुआ है, शियर में भी जो चेंज प्रोड्यूस हुआ है वो लेंथ में हुआ है। बस एक बल्क मॉड्यूलस है जिसमें वॉल्यूम में चेंज आता है, बाकी दोनों में जो चेंज है वो लेंथ में ही आ रहा है। अब देखो जो ये डेल एल है ये किसके बराबर है, देखो ये यहाँ पे देखो, ये अगर ये थीटा है तो टेन थीटा बराबर हो गया ना इसके, डेल एल बाय एल के, ये परपेंडिकुलर ये बेस। यस मैम। तो ये टेन थीटा के बराबर है। अब देखो ध्यान से, जो ये डेल एल होगा ना ये बहुत छोटू सा फोर्स होगा, ठीक है। तो टेन थीटा को नियरली किसके बराबर भी लिख सकते हैं, थीटा के बराबर। डेल एल बाय एल इक्वल्स टू टेन थीटा विच इज नियरली इक्वल्स टू थीटा।
तो ये तुम्हारा शेयरिंग स्ट्रेन हो गया, ठीक है। डेल एल बाय एल इक्वल्स टू टेन थीटा। तो शेयरिंग स्ट्रेन आप टेन थीटा से भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखो और अच्छे से। तो शेयरिंग स्ट्रेन डेल एल बाय एल, फोर्स पैरेलल टू द एरिया अपॉन एरिया जी। देखो जैसे इसका एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो, जैसे कि हम लोग वो जैसे कैरेट को अगर कट करोगे, ठीक है, कुकुम्बर कट करोगे तो उसको नीचे से पकड़ के कट करते हैं ना ऊपर से, तो ये भी एक एग्जांपल है शेयरिंग स्ट्रेस का, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो गया, देखो सिग्मा एस यानी शेयरिंग स्ट्रेस, एप्सिलॉन नॉट एस यानी शेयरिंग स्ट्रेन। ये फॉर्मूला आएगा यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का। तो शेयर के लिए कौन सा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी किससे एक्सप्रेस करते हैं, जी से, जी ठीक है। दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये फॉर्मूले हो गए इनके। अब स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, ये सॉरी ये देखो स्पेलिंग देखो यहाँ पे क्या है, ये है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन किसके बराबर है, देखो द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस, तुमने किसी भी बॉडी पे स्ट्रेस लगाई, उस स्ट्रेस से उस बॉडी पर क्या चेंज आया, क्या इफेक्ट पड़ा उसका, वही स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन क्या है, कुछ नहीं है, इफेक्ट है स्ट्रेस का, तो वही स्ट्रेन है। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज स्ट्रेन। अब एक चीज देखो, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, अब हुक्स लॉ क्या कह रहा है, हुक्स लॉ क्या कहता है कि एक हद तक जब तुम किसी बॉडी पर स्ट्रेस लगाओगे, ठीक है, किसी बॉडी पर एक हद तक अगर स्ट्रेस लग रहा है तो ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, स्ट्रेन के, है ना। बट जैसे ही ये स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा तो ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो हुक्स लॉ एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही फॉलो करेगा, जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। देखो हुक्स लॉ ऑलवेज फॉलो नहीं करेगा। हुक्स लॉ कब तक फॉलो करता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर हमारा हुक्स लॉ फॉलो करेगा। हुक्स लॉ क्या कहेगा, जितना आप स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हो बॉडी में स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने से ही हमारा क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये मेरा एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको हटा के क्या लगाया मैंने, ई लगाया, और ये मेरा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यानी स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन, ये मेरा स्ट्रेस है। तो ई किसके बराबर आ गया, देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये क्या है, ई, और ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हम डिफाइन कर चुके हैं तीनों के लिए। मॉडुलस ऑफ, कितने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है हमारे पास, बताओ कितने हैं, तीन है। पहला यंग मॉडुलस, यस मैम, दूसरा बल्क मॉडुलस, तीसरा मॉडुलस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो कॉमन टर्म है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। बट किसकी बात करेंगे, अगर लेंथ की बात करेंगे तो यंग्स मॉडुलस, वॉल्यूम की बात करेंगे तो बल्क मॉडुलस, और अगर शेयरिंग की बात करेंगे तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो कई बार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इलास्टिसिटी इज द कॉमन टर्म, उनके फिर तीन आते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज वन ऑफ देम। कंप्रेसिबिलिटी हम देख चुके हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। अब ये ग्राफ आता है, ये ग्राफ में कई बार समझा चुकी हूँ वैसे तो। हाँ, बताओ ग्राफ में, चलो तुम ही पढ़ा देना इस ग्राफ को, आज क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। बताओ ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट तक क्या हो रहा है, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है मैम। हाँ, ए पॉइंट तक हुक्स लॉ फॉलो रहेगा कि बॉडी अपनी शेप को दोबारा ओ पॉइंट पर ही रीगेन कर लेगी। मतलब स्ट्रेस लगा रहे हो, बॉडी पर वापस अपनी शेप पर ओ पर ही आ जा रही है, मतलब पूरा बॉडी फुल रीगेन कर रही है अपनी शेप को। तो जब तक रीगेन करती रहेगी हुक्स लॉ फॉलो होता रहेगा। तो ए पॉइंट तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। बी पॉइंट तक क्या हो रहा है बताओ, यील्ड बी पॉइंट पॉइंट देखो ये क्या है, हाँ हाँ वेरी गुड। बी कैसा पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट का, है ना। तो यहाँ पर इलास्टिक लिमिट आ गई, इसका मतलब क्या है, इलास्टिक लिमिट आ गई तो
इलास्टिक लिमिट, ये जो रो वाई लिखा हुआ है इसको बोलते हैं यील्डिंग स्ट्रेस। क्या बोलेंगे इसको? यील्डिंग स्ट्रेस। देखो ये कौन, यहाँ से ही सवाल उठाए जाते हैं जो थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो बी पॉइंट पर जो ये सिग्मा वाई है ये है हमारा यील्डिंग स्ट्रेस। यील्डिंग स्ट्रेस से होगा क्या बताओ? ए तक तो हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट चल रहा है ना, ए तक क्या चल रहा है? प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट बोले तो ये वाली चीज फॉलो हो रही है। Stress is हाँ, अब बी पॉइंट पर हमारा स्ट्रेस जो है यील्डिंग स्ट्रेस है, यानी अभी भी ये कहाँ है? इलास्टिक लिमिट तक चल रहा है हमारा। बी पॉइंट है इलास्टिक लिमिट तक। इसका मतलब क्या है? अगर इस पॉइंट से आप ज्यादा स्ट्रेस दे दोगे, देखो बी पॉइंट तक अगर अभी भी तुमने स्ट्रेस दिया तो बॉडी पर चांसेस हैं कि अपना 100% रीगेन कर ले, ठीक है। बट अगर उससे ज्यादा अगर आपने फोर्स दे, स्ट्रेस दे दिया तो बॉडी अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगी और परमानेंटली क्या आ जाएगा? बी पॉइंट के बाद परमानेंटली स्ट्रेन आ जाएगा, परमानेंटली स्ट्रेन, ठीक है। अगर बी के बाद भी आप अगर फोर्स स्ट्रेस दे रहे हो तो बॉडी में परमानेंटली स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। यानी बी इज द इलास्टिक लिमिट। यहां तक इलास्टिक लिमिट है कि बॉडी अपनी फुल रीगेन कर पा रही है। बट ए टू बी क्या, मुझे ये बताओ, क्या ए से भी वो फ्लो हो रहा है? हुक्स लॉ। ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट यानी ए तक हुक्स लॉ फॉलो होगा, ठीक है। ए तक सिर्फ हुक्स लॉ फॉलो होगा, बी तक क्या होगा? बॉडी रीगेन कर पाएगी, ठीक है, बट हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगी। इसी को बोला गया है यील्डिंग स्ट्रेस। बी पॉइंट के बाद क्या होगा जरा बताओ? बी पॉइंट के बाद क्या मैम कुछ रहेगा? फील्ड रह जाएगा। अब वो क्या रहेगा? अब वो इलास्टिक लिमिट से बाहर जा चुका है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो नो मोर इलास्टिक है, अब वो वापस अपनी शेप को 100% गेन नहीं कर पाएगा। बी तक तो कर रहा था ना, बी तक मैंने क्या बोला था? बी तक गेन करेगा बट प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं रहेगी। ए तक रीगेन भी करेगा, प्रोपोर्शनल लिमिट भी है। बी के बाद अब ना तो प्रोपोर्शनल लिमिट है ना वो अपनी 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 उसको रीगेन कर पाएगा रिफॉर्म कर 100%। बी के बाद रीगेन नहीं कर पाएगा। देखो ए और बी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमसे पूछ सकता है क्या प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद बॉडी अपने आप को रीगेन नहीं कर सकती? तो नहीं, इसका ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा। तो किसके बाद बॉडी अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगी? यील्डिंग स्ट्रेस के बाद, ठीक है। तो यील्डिंग स्ट्रेस के बाद बॉडी रीगेन नहीं कर पाएगी अपनी शेप को, ठीक है। अब सी के बाद तो भाई इलास्टिक लिमिट उसकी हट गई है, अब आप स्ट्रेस देते जा रहे हो। अब देखो यहाँ से जो पॉइंट है ना सी और डी, अब देखो सी डी वाला जो पॉइंट है यहाँ पर अगर आप वेरी स्मॉल स्ट्रेस दोगे ना, बहुत छोटा स्ट्रेस भी दोगे तो जो स्ट्रेन आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, मतलब छोटे से स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब डी है फ्रैक्चर पॉइंट, सॉरी डी है हमारा कैसा, डी कैसा पॉइंट है कि अब यहाँ से बॉडी क्या होना शुरू हो गई है? फ्लो। फ्लो। बॉडी ने फ्लो करना शुरू कर दिया है भाई, बॉडी डी से पॉइंट से फ्लो हो रही है, ठीक है, बॉडी फ्लो हो गई। अब देखो होगा क्या, कुछ बॉडी फ्लो पॉइंट होते ही फटाक से टूट जाएंगी कुछ बॉडीज, लेकिन कुछ बॉडी ऐसी हैं जो डी पॉइंट यानी डी पॉइंट के बाद भी बहुत समय तक फ्लो होती रहेंगी और लास्ट में जाके उनका फ्रैक्चर पॉइंट आएगा। तो जिनका फ्रैक्चर पॉइंट और फ्लो पॉइंट में ग्राफ में ज्यादा डिस्टेंस होता है वो मटेरियल्स बहुत अच्छे क्या होते हैं भाई? डक्टाइल मेटल होते हैं, डक्टाइल मेटल्स होते हैं, राइट भाई। जिनका ma'am. फ्लो यस मैम। और Yes, ma'am. फ्लो और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है ग्राफ में, दीज मटेरियल्स आर गुड डक्टाइल मेटल्स, डक्टाइल। मतलब वो डक्टाइल मेटल्स हैं, ठीक है। अच्छा, और जिनका अगर ये पॉइंट जैसे फ्लो पॉइंट आते ही ब्रेक हो गया, फ्लो आया और ब्रेक, तो वो कौन से मेटल होते हैं? ब्रिटल। कैसे होते हैं ब्रिटल। भाई? ब्रिटल। तीसरा मैंने तुम्हें पढ़ाया था आइसोमर। आइसोमर क्या था बताओ जरा एक बार? आइसोमर भी मैंने क्लास में कराया था और ग्राफ भी उसका शायद एग्जाम में भी पूछा गया है, जो क्लास टेस्ट। आइसोमर का ग्राफ बताओ जल्दी से। मैंने क्लास में भी कराया है, अब ये मत कहना कि भूल गए मैडम।
रोहित बताओ जरा, आइसोमर का कैसा ग्राफ आता है? क्या आइसोमर हुक्स लॉ को फॉलो करता है? देखो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म में हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ग्राफ कैसा रहेगा, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, उसके बाद जाके इस तरीके से हो जाएगा, मतलब कुछ चलेगा, उसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, आइसोमेरिज्म में। बट ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा स्ट्रेस, ये आइसोमेरिज्म। ये देखो यहाँ पे ध्यान से दिखा हुआ है डेल बी, यानी जहां पर ये डी पॉइंट जो मैंने बोला है कि बॉडी फ्लो कर जाएगी, इस पॉइंट पर कौन सी स्ट्रेस होती है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये मैं बताना भूल गई थी। जहां से बॉडी फ्लो करना शुरू कर देगी, इस स्ट्रेस का नाम है ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकिंग स्ट्रेस है, बी पॉइंट पर यील्डिंग स्ट्रेस थी, याद रखो, ठीक है। तो ये दो स्ट्रेस के नाम याद रखने हैं। अब देखो यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस के बाद देखो क्या लिख रहा है, नो रिमेन्स कंप्लीटली इलास्टिक, मतलब इसके बाद भाई इलास्टिक नहीं है। और इसके बाद क्या है, मटेरियल ब्रेक हो जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस के बाद। प्रोपोर्शनल लिमिट प्रॉपर हुक्स लॉ को फॉलो करेगा ए पॉइंट तक। ये तीन चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। चलो जरा अब इसका मुझे आंसर दे दो फटाफट से। मैम ए ऑप्शन। ए। मैम ए ऑप्शन। सुनो, जो ये मैंने तुमसे पूछा था ना, ये आइसोमर्स नहीं है, आई एम सॉरी, दीज आर मे बी इलास्टोमर्स, राइट? यस ये वो मैम। चेक कर लेना। सॉरी, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट आइसोमर्स, दिस इज इलास्टोमर्स। एक बार चेक कर लेना एक बार, ये भी यही है टर्म। यस मैम यही है। ठीक है, ओके। इसका देखो, स्टील इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, ट्रू, बिल्कुल यूज करते हैं भाई, स्टील का ही प्रोड्यूस होता है। दूसरा, स्टील इज मोर इलास्टिक एंड इट्स इलास्टिक लिमिट इज हाई, बिल्कुल, तो बिल्कुल ऑप्शन ए, तुमने ए बोला है? सी ऑप्शन मैम, सी। मैम ये ऊपर नीचे है, सी ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन, वेरी गुड। चलो ये बताओ, सॉल्व करो इसको। इसमें सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और थ्योरी, अगर आ भी गया तो थ्योरी का सवाल आ जाएगा या फॉर्मूला बेस्ड, बस। तो तुम्हें असाइनमेंट में 20 से 25 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस उसके भी होंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज वाले, वो छोड़ देना, बाकी 10 से 15 सवाल है, बस वो कर लेना, इनफ रहेंगे। इसका सॉल्यूशन दो। मैम डी ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन नहीं, एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल, 4 × 10⁻³ मीटर। अब देखो इसमें करना क्या है, सोचो ध्यान से, क्या कर रहा है, एक 100 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया दिस एंड यंग मॉडल इज दिस एंड सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ दिस। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो ये लॉन्ग वायर है ना, यहाँ पर तुमने इसको 250 के फोर्स से खींचा, 250 न्यूटन के फोर्स से तुमने इसको खींच दिया। तो ध्यान से देखो, इलोंगेशन के लिए सिर्फ एक जगह फोर्स लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये फोर्स दी हुई है ना, तो तुम्हें अपने माइंड में ही, दिमाग में सोच लेना है कि ये जो स्ट्रेस है, ये तभी प्रोड्यूस होगी जब यहाँ पर भी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ये इस तरीके से बैलेंस होते हैं, देखो ये जब पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना उसका, इंटरएटॉमिक का, तब वो आता है कि ऐसे क्यों होगा, कि जो ये फोर्स यहाँ लग रहा है ना इधर, ये फोर्स यहाँ भी लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल सेम फोर्स, जो 250 न्यूटन का यहाँ पे लगा है, तभी बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। ये क्यों बता रही हूँ, आगे के सवाल आएंगे तब देखना, उसमें कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल 4 × 10⁻³ मीटर आंसर है। जरा इसका आंसर दो जरा।
देखो पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सा स्ट्रेस है, कौन सा स्ट्रेस लग रहा है? I'm sharing. Sorry. हाँ हाँ क्योंकि कोई बात नहीं, सोच लो। एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, उसको एक यंग्स पॉइंट से मॉडुलस। तुमने टांग दिया। When the other end of the wire is pulled by a force F and the length is increased, तो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें स्ट्रेस भी नहीं समझ में आया है तो यहाँ तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि लेंथ इंक्रीज हुई है। तो अगर लेंथ, अगर ये स्ट्रेन अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो स्ट्रेस भी लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है। और बाकी तुम्हें पता ही चल रहा है कि लेंथ बी पे ऑप्शन। लेंथ पे फोर्स लग रही है। ऑप्शन नंबर डी। बी। ना, नो। अरे अरे, 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 अरे। नहीं, ऑप्शन नंबर डी मैम नहीं सी है। ऑप्शन। सी मैम सी। हाँ, बी ऑप्शन बोल रहा नंबर हूँ मैम। सी करेक्ट है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी। देखो क्या कह रहा है कि एक वायर की लेंथ एल है और रेडियस आर है। When the other end of the road end of the wire is pulled by a force F, the length is increased by L. Another wire of the same material. तो मान लेते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू ऊपर क्या जाता है, डेल एल, एल अपॉन डेल एल, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा यंग्स मॉड्यूलस है पहले का। अब क्या कह रहा है, जब दूसरी वायर है सेम मटेरियल की, देखो वायर सेम मटेरियल की है तो सिंपल सी बात है, यंग्स मॉड्यूलस मॉड्यूलस सेम रहेगा कि नहीं? यस मैम। देखो जो मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बॉडी की प्रॉपर्टी है। जैसे डेंसिटी मैंने उस दिन समझाया था कि डेंसिटी पे बॉडी की प्रॉपर्टी है, किसी भी, जैसे पानी है तो समुद्र का ये सेम रहेगा, है ना, डेंसिटी। अब ऐसे ही क्या है यंग्स मॉड्यूलस, और ये जिस मेटल की हम बात कर रहे हैं उनका यंग्स मॉड्यूलस, अगर सेम वायर है सेम मटेरियल है तो उनका जो मॉड्यूलस है वो सेम रहेगा। अब हमसे क्या बोला गया है कि लेंथ को 2l कर दिया भाई, तो लेंथ को 2l कर दो, कर दिया। अब रेडियस को 2r कर दिया, और फोर्स को भी क्या कर दिया, देखो फोर्स को भी 2 टाइम्स बढ़ा दिया, 2f कर दिया। अब एरिया को कितना कर दिया, 2r, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2r करो उसको, पाई 2r स्क्वायर एरिया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये 4 टाइम्स ऑफ ए हो गया इंटू डेल एल, और गामा इसको मतलब गामा यहाँ लिख लो और डेल एल इधर कर दो। तो देखो 2 से 2 और ये 4 कट गया, तो डेल एल कितना आया है भाई, जितना पहले आया था, तो सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो एल इज द करेक्ट आंसर। यस मैम। तो एरिया को डायरेक्ट ए नहीं लिखना है भाई, रेडियस के फॉर्म में देखो। चलो वेरी गुड। ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, मटेरियल ऑफ द वायर इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है, वाइल इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनका रेशियो ये है, सेम अमाउंट ऑफ लोड अप्लाई किया है, तो डेल एल पूछा गया है कि दोनों में डेल एल का रेशियो क्या आएगा। आराम से कर लेना होमवर्क में, इससे और क्वेश्चंस कराने। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व करो। तो क्या पूछा है, यंग्स मॉड्यूलस पूछा है, तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला एफ एल अपॉन एरिया इंटू डेल एल, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या क्या चीज गिवन है भाई, क्या क्या चीज गिवन है हमें, लेंथ गिवन है एल, और क्या गिवन है, एरिया गिवन है ना, लेंथ गिवन है और एरिया गिवन है, राइट, है ना भाई, लेंथ और एरिया गिवन है, फोर्स और डेल एल नहीं गिवन। बट ये ग्राफ से देख लो, ये एक्सटेंशन यानी फोर्स, सॉरी एक्सटेंशन यानी ये चेंज इन लेंथ, और लोड क्या हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर देखो इनका ग्राफ, तो यहाँ से इनकी वैल्यू आ सकती है भाई, ये डेल एल और ये फोर्स, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर विच इज डेल एल
और ये क्या है तुम्हारा फोर्स, तो 1045 डिग्री, यानी डेल एल इक्वल्स टू फोर्स, ये एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, आराम से तुम यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल लोगे? यस मैम। ठीक है, तो ग्राफ से वैल्यूज लेनी है, तो ये पेपर में दिमाग खोल के रखना, ऐसे सवालों में और कुछ है ही नहीं, तो तुमसे ग्राफ से खेल, ऐसे ही मैं कह रही थी ग्राफ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये दिमाग में रखना है तुम्हें। ये बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन है, ये भी देखना, एक बार कर लेना, तुमसे हो जाएगा। मैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, अबे यार, एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना जरा, देखो ध्यान से। यहाँ क्या है, ये ब्लॉक है जिसका मास m है, वो हैंग कर रहा है एक मैसिव रॉड के साथ, मतलब ये जो रॉड है इसका खुद का मास भी है। पहली बात, अभी तक जो बात कर रहे थे उन रॉड का मास नहीं था, अब इसका खुद का मास है, इसका एरिया भी है, इसका लेंथ भी l है। तो पूछा है कि रॉड में जो इलोंगेशन आएगी वो कितनी आएगी। रॉड में इलोंगेशन पूछी है कि भाई रॉड में कितना इलोंगेशन आएगा। मैम बी ऑप्शन। पक्का? देखो गलत भी टिक कर सकती हूँ। मैम बी। पक्का? यस मैम, यही आ रहा है। बी आ रहा है। हाँ, क्योंकि फोर्स कितना लग रहा है भाई नीचे, mg फोर्स भाई, यानी फोर्स निकालना है। mg। अगर इसका मास m है तो ये फोर्स mg हो गया बस। तो फोर्स, लेंथ, एरिया, ये क्या हो जाएगा, डेल एल। तो फोर्स कितना है mg, l, एरिया, डेल एल पूछा है, यंग्स मॉडुलस इधर आ जाएगा, है ना y, तो mg l अपॉन ay। वेरी गुड, ये तो इजी था। अच्छा, इसका बताओ जरा, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा सोच समझने वाला, आंसर करो इसको। चलो क्या है, देखो मान लो अभी तो ये यहाँ पर क्लैंप्ड है, ठीक है, ये भी यहाँ पर क्लैंप है, ये जो स्ट्रिंग है इसको यहाँ पर m मास से बांधा गया है। अब इस सेम स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, इस पुली पे लपेट दिया, ठीक है, सेम स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को पुली पे लपेट दिया, इसके जो दोनों ये है ना एंड, इस दोनों एंड को इस मास से लटका दिया और यहाँ पर इस एंड को एक मास से लटका दिया। पूछा है कि इलोंगेशन किस केस में ज्यादा आएगी। तो इलोंगेशन देखो, यहाँ पर mg, यहाँ पर फोर्स mg एक्ट कर रहा है, राइट, यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है बताओ जरा। ध्यान से आंसर करना है इसका, किसमें ज्यादा है। देखो सुनो यहाँ पे ध्यान से, तुम्हारा मन क्या कह रहा है, कुछ तो दिमाग बताओ, क्या आ रहा है दिमाग में। देखो ये जो स्ट्रिंग है जिसको mg फोर्स पकड़ के नीचे की तरफ पुल कर रहा है, राइट, इसमें ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है यहाँ पे t, ठीक है, हर पॉइंट पे टेंशन क्या रहने वाला है, सेम, यानी ये यहाँ पर टेंशन t लगाएगा, है ना, ये इंटरनल यहाँ पर टेंशन t लगाएगा। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जब भी तुम्हारे पास स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, तुम्हें क्या सोचना है कि जो ये एक्सटर्नल फोर्स है mg, ये दोनों पॉइंट्स पे लगेगी, ठीक है, ये टेंशन टी यहाँ लग रही है, देखो ये इसी तरीके से हो गई ना, मैंने तुम्हें स्प्रिंग बना के दिखाई थी, ये स्प्रिंग थी और यहाँ पर इसको F फोर्स से पकड़ के खींच रहे थे, यहाँ पर कौन सी फोर्स लगी थी, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर क्या बनाई थी, एक फिर से यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स बनाई थी, और यहाँ से हम मान के चलेंगे कि यहाँ से फिर से एक F फोर्स उसको वहां से पकड़ के फिर से पुल कर रहा है, यानी एक जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी है वो दोनों तरफ लगेगी, ठीक है, तो ये देखो टेंशन फोर्स दोनों तरफ लग गई, इधर इधर, यानी यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा, टेंशन की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, टेंशन की वैल्यू कितनी है, mg, है ना, टेंशन की वैल्यू कितनी है, mg है, दोनों रेस्ट पे हैं। तो एक बार बताओ, ये जो ये स्ट्रिंग है, जो ये सॉरी इसको क्या बोलते हैं, क्लैंप है जो, ये इसको टी टेंशन से ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, और जो तुम्हारी रोप है इसको टी टेंशन से नीचे की तरफ खींच रही होगी, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे लग रहे हैं ना, टी टी,
और ये टी की वैल्यू कितनी हो गई, mg, यानी यहाँ पर ऊपर mg फोर्स भी लग रहा है। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, समझ में आया क्या कह रही हूँ। जो क्लैंप है वो रोप को टी टेंशन से नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ खींच रहा है, और जो रोप है वो क्लैंप को नीचे टी टेंशन से खींचेगी। भाई टेंशन तो सेम रहेगी ना, और टेंशन हमेशा क्या बोला है, इक्वल एंड अपोजिट लगती है। अब टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई है, mg, तो मैं मान सकती हूँ कि जो ऊपर वाली जो टेंशन लग रही है, इस क्लैंप पे जो टेंशन लग रही है, ध्यान से सुनो, ये देखो रोप ने इसको नीचे पकड़ के खींचा टी टेंशन से, इस क्लैंप ने इस रोप को ऊपर पकड़ के खींचा टी टेंशन से, और ये टेंशन किसके बराबर है, mg के। तो ये यही फोर्स बन गया ना, देखो एक्सटर्नल फोर्स, इसको मैंने, अब इसको मैं यहाँ लिखूं, ये एफ एक्स, ये जो mg फोर्स था ये एफ एक्सटर्नल फोर्स था, ये जो ऊपर वाली फोर्स है ये mg है, जो कि मैं एफ एक्सटर्नल मान सकती हूँ, और यहाँ पर मेरे इंटरनली कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, टेंशन फोर्स आपस में। तो यहाँ पर जो टेंशन है वो सेम है ना, यानी जो इसको स्ट्रेन प्रोड्यूस करा रही है इस बॉडी में, इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस करा रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन स्ट्रेस, वो सेम है, यानी टेंशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कौन सा फोर्स लग रहा था, mg, है ना, देखो ध्यान से। अब इसकी एग्जांपल को ऐसे समझो कि यहाँ पर mg फोर्स लग रहा है और यहाँ पर mg फोर्स लग रहा है। इस पॉइंट पे कितना टेंशन लग रहा है, t, इस पॉइंट पे कितना टेंशन लग रहा है, t, तो टेंशन सेम है ना दोनों पॉइंट में, तो टेंशन सेम है, यानी जो स्ट्रेस लग रही है वो सेम है, तो इनमें जो इलोंगेशन रहेगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। या इसको देखो ऐसे सोचो कि जो ये तुम्हारा ये बॉडी है, इसको ऐसे सोच लो, यहाँ पे m मास है, इसको mg फोर्स से पकड़ के हम लोग खींच रहे हैं। मैंने क्या बोला था, हमेशा अपने माइंड में एज्यूम करना है कि इधर भी mg फोर्स लग रही है, एज्यूम करना है ना। अब मैं इस mg फोर्स को ऐसे कर दूं, इस तरीके से, देखो मैंने अब इस रस्सी को ना कुछ ऐसे कर दिया, तो यहाँ भी mg फोर्स लग रही है और यहाँ भी mg, हाँ या ना। तो ये उसी का ये एग्जांपल है दूसरा वाला, क्लियर है। यस मैम। नहीं हुआ, किसी किसी को नहीं क्लियर हुआ, देखो ध्यान से दोबारा देखो, क्लियर है ना। देखो भाई ये इस तरीके से समझो, ये रस्सी है, ठीक है, ये रोप है, इसको जो ये m है ना, मैं इसको ये मान लेती हूँ कि यहाँ से mg से तुमने खींचा है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, राइट। मैंने तुमसे क्या कहा है, तुम्हें मानना है कि अपोजिट एंड पर भी एक्सटर्नल फोर्स एक तरीके की लग रही है, जो कि कितनी है भाई, सेम रहेगी, mg। ठीक है, अब इस रोप को मैं अगर किसी पुली पर लटका दूं इस तरीके से, है तो ये दो एंड ए एंड और ये एंड बी, अब इन एंड्स को तुमने पुली से लटका दिया, तो अभी भी इस वाले पर कितना फोर्स है, एक्सटर्नल mg, इस पर कितना फोर्स है, mg। तो यही तो एग्जांपल इन्होंने यहाँ ऐसे दिया है, ये समझ गए, ये भी mg पॉइंट और ये भी mg पॉइंट। और क्यों है ये, क्योंकि टेंशन सेम है जो कि स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही है, यानी दोनों में जो क्या रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, इलोंगेशन आएगा, वो क्या रहेगा, सेम आएगा। बोलो अब समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये माइंड में रखना है तुम्हें कि जब भी स्ट्रेस होगी वो दोनों पॉइंट पे, अगर तुम्हें वो फोर्स दी नहीं होगी, अभी तक क्या है, अभी तक हम क्वेश्चंस में तुम पढ़ते आ रहे होंगे कि फोर्स एक तरफ ही लग रही है तब तुम्हारा स्ट्रेन आ रहा है, नहीं, स्ट्रेन के लिए हमेशा जब भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा किसी भी बॉडी में, तो वो हमेशा दोनों तरफ से फोर्सेस लगती हैं, ये तुम्हें अपने माइंड में बैठा लेना है। अच्छा, अब ये वाला देखो, ये वाला एग्जांपल, अब मुझे ये इसका बताओ जल्दी से, इसका क्या करेंगे। अब मैंने वही तुम्हें वो रोप वाला था, पहले उसको हैंग किया हुआ था, अब इस रोप को बैठा के रख दिया यहाँ पे, अब कितना लगना चाहिए, फ्रिक्शन लग रही है नीचे। नहीं नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं है। मैम बी ऑप्शन हो जाएगा। बी होगा, ए मैम क्यों, गलत भी हो सकता है। देखो ध्यान से सोच के करो। एक तो ये इसका एक जो एक्चुअली जो मेन जो इसका फॉर्म सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत लेंथी है, अगर मैं वो कराने बैठूंगी तो वो सॉल्व नहीं होगा, वो
इंटीग्रेशन से होगा, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हमें बस कॉन्सेप्ट पढ़ के सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आओ, इधर ट्रिक फॉर रोड पुल कैसे है, देखो यहाँ से तुमने फोर्स पकड़ के खींचा, यहाँ से फोर्स पकड़ के खींचा। अगर मैंने तुम्हें क्या बोला है, दोनों तरफ से फोर्स आती है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है एलोंगेशन का, एफ एल अपॉन ए वाई, यही है ना यंग्स मॉड्यूलस में। यस सुनो मैम। ध्यान से, यस मैम। तुम्हें सवाल में दिया क्या जाता है, देखो ध्यान से देखो, ये होता है कि बोलेंगे तुमसे कि यहाँ पर एफ फोर्स लगाया है, तुम क्या करोगे, इस एफ फोर्स का फॉर्मूला लिखते हो, सॉरी यंग्स मॉड्यूलस का हम फॉर्मूला लिखते हैं एफ एल अपॉन ए डेल एल, ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इसका फॉर्मूला है, मैंने तुम्हें क्या बोला है, अज्यूम करनी है कि इधर भी फोर्स है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका है, जब ये दो फोर्सेस लग रही हैं उसका फॉर्मूला ये है एफ एल अपॉन ए वाई। अब यहाँ देखो, अगर ये एक ही फोर्स है तो समझो कि यहाँ से कितना आ रहा है एफ एल अपॉन टू ए वाई, टू ए डेल एल, सॉरी यहाँ से कितना आ रहा है एफ एल अपॉन टू ए डेल एल, यंग्स मॉड्यूलस का, इन दोनों का ऐड कर दोगे तो यही आ जाएगा ना, एफ एल अपॉन ए एल। समझ में आ रहा है भाई, जो ये फॉर्मूला है यंग्स मॉड्यूलस का एफ एल अपॉन ए वाई, ये समझना है कि दोनों तरफ से फोर्स है तब ये वैल्यू मिल रही है तुम्हें यंग्स मॉड्यूलस की। अगर एक तरफ फोर्स लगेगा तो वो उसका आधा हो जाएगा, एफ एल बाई हाफ, देखो एफ एल बाई टू ए वाई का आधा हो गया यहाँ पे, ये हो गया आधा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे तुम क्या मान लोगे कि भाई एक ही तरफ फोर्स लग रही है तो ये आधा हो जाएगा, विच इज एफ एल अपॉन टू ए वाई। क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो ये तुम्हें ये माइंड में बैठा के रखनी है, यही कॉन्सेप्ट है तुम्हारे स्ट्रेस का, और इसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसका बता दो जरा, देखो इसका आंसर अब मुझे सही चाहिए, एकदम सही आंसर चाहिए। ये F1 है, ये F2 है, क्या होगा? आधा आधा प्रोड्यूस होगा ना, ये समझ लो, ये F1 है तो ये अपना आधा प्रोड्यूस करेगी, F2 अपना आधा प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और नेट कितना आ जाएगा? नेट कितना आ जाएगा? अरे भाई देखो, अभी कितना बोला था हमने कि एफ एल अपॉन ए डेल एल आधा प्रोड्यूस करता है, एक अगर एक ही साइड पे फोर्स लगती है, देखो यहाँ पर सिर्फ F1 लग रही है ना, तो F1 अपना आधा प्रोड्यूस करेगा, ये लो है ना। F2 कितना प्रोड्यूस करेगा भाई? अपना आधा स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, राइट। ये देखो, सॉरी मुझे ना यहाँ डेल एल की जगह गामा लेना है, आई एम सॉरी, गामा, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस। देखो आधा आधा प्रोड्यूस करा दोनों ने, है ना। अब इन दोनों का टोटल कितना होगा, इन दोनों का एडिशन, तो ये रहा, ठीक है भाई। ये फोर्स अपना इतना प्रोड्यूस, मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या कराया है, फाइनली ऐड कराया है ना, अगर ऐड नहीं कराती तो ये माइनस होता तो जीरो आता। तो तुम्हें सिंगल फोर्स का निकालना है कि सिंगल फोर्स जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना आधा प्रोड्यूस करेगा इलोंगेशन, तो आधा इलोंगेशन आया F1 का, आधा इलोंगेशन आया F2 का, टोटल इलोंगेशन इन दोनों का एडिशन होकर आएगा। क्लियर है? यस मैम। चलो फाइनली इसका देखो, इसका जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता, पहले तो ये बताओ। लग रहा है हमेशा ये फोर्सेस देखो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ना, ध्यान से देखो, फोर्सेस की डायरेक्शन नहीं देखी, फोर्सेस की डायरेक्शन कहाँ है, अपोजिट, है ना, तब वो दोनों ऐड हो रही हैं। मैंने क्या बोला है कि दोनों तरफ से पकड़ के खींचेंगे तब इलोंगेशन होगा। अब देखो, अब तुमने दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम कर दी, ये अपना आधा प्रोड्यूस करेगा, ये अपना, ये इसको बॉडी को यहाँ से आगे से एक्सपेंड करना चाहेगा, पीछे वाला उसको कंप्रेस करना चाहेगा, इलोंगेशन कितना हो गया, दोनों का बराबर है, जीरो जीरो। जीरो। तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तभी इलोंगेशन आएगा, अदरवाइज इलोंगेशन नहीं आएगा, और एक तरफ का फोर्स आधा इलोंगेशन देगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, बाकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रह गई है, वो हम लोग कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, 10 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। ओके मैम। ओके थैंक यू मैम। बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।
थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।